Hi guys, welcome back to our channel. How are you all doing? I'm Dhruv this side, CEO of Ascent Wealth and a SEBI registered research analyst. आज हमारे पास बहुत बढ़िया एक आईपीओ है, फिजिक्स वाला है, एडटेक कंपनी है। हमको पता है इंडिया में एडटेक के साथ क्या होता है। बहुत ज़्यादा स्केल अप करने की ट्राई करते हैं। कोविड के बाद जो आपका घर में बैठने का सारा बूम आया था, जिसमें बायजूस भी काफ़ी ज़्यादा आपका आगे बढ़ रहा था, रेवेन्यू काफ़ी उसका बड़ा था, ऑब्वियसली काफ़ी जिसे कहते हैं ना, गंदी टैक्टिक्स जिसे लगाते हैं सेल्स करने के लिए, वो वाली चीज़ें भी इन्होंने की थी। फिजिक्स वाला एक ऐसा आईपीओ है जो उसी एडटेक वाली कैटेगरी का है, बट उसके साथ आपको ये भी देखना होता है कि क्या होता है जब एक नॉर्मल कंपनी या एक नॉर्मल टीचर जिसे बहुत लोग पसंद करते हैं, एक बिजनेस के अंदर जाते हैं, बिजनेस में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आते हैं। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जब लोग अपनी पेशेंस लूज करते हैं, उनको अपनी एग्जिट चाहिए होती है, तो उनके पास क्या ऑप्शन बचता है? रिटेल, आप लोगों को उनके शेयर्स डंप करने का। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हुआ क्या है कि यहाँ पे बुक बिल्ड का आईपीओ है, 3,480 करोड़ का है। ठीक है। एक तो एडटेक वाला सेक्टर है जो मुझे वैसे ही ज्यादा पसंद नहीं आता इन्वेस्ट करने के माध्यम से, बट यहाँ पे आप देख सकते हो 3,480 करोड़ का आईपीओ है। लेंसकार्ट, ग्रो और बाकी सारे आईपीओ के कंपैरिजन में एडवांटेज आपके पास क्या है कि मेजॉरिटी पार्ट फ्रेश इशू है। ठीक है। 3,100 करोड़ का फ्रेश इशू है और आप स्क्रीन पे देख सकते हो, और उसके बाद सिर्फ ऑफर फॉर सेल 380 करोड़ का है। 380 करोड़ का जो ओएफएस है, उसमें से 190 करोड़ सिर्फ एक बंदे को जाएगा, जो बेसिकली आपके अलग पांडे सर हैं, जो आपके काफी फेवरेट हैं। बट उसके अलावा यही चीज़ आपको बेसिकली पता है कि जब एक कंपनी आईपीओ लाती है, प्रोमोटर्स को भी थोड़ा बहुत स्टेक सेल करके वहाँ पे भी थोड़ा बहुत पैसे मिलते हैं। 100% वो करते ही करते हैं। ओएफएस काफ़ी मेजॉरिटी लोग करते हैं। ठीक है। बट कंपेयर टू अदर आईपीओ जो भी आ रहे हैं, जैसे आप पीयूष बंसल लेंसकार्ट देख लो, वहाँ पे बेसिकली ओएफएस का पोर्शन ही इतना बड़ा है, प्लस उनको पता है वैल्यूएशन इस पे लानी है कि वहाँ पे आप इतने बड़े पैसे लेके जा रहे हो कि चलो ठीक है, कंपनी बाद में चले ना चले, हमें क्या फर्क पड़ता है। यहाँ भी आपका पैसा इतना हो जाता है कि ठीक है, आपकी जिंदगी चल जाएगी, बट उसके अलावा 3,100 करोड़, ये चीज़ थोड़ी पॉजिटिव होती है देख के, कि आपको पता है कि बाकी का बाकी सारा कंपनी में इन्वेस्टमेंट ही हो रही है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हमने कंपनी में इन्वेस्ट करना है। हमें ये देखना है कि यार इसमें जीएमपी किस तरीके से चल रहा है, लोगों का इंटरेस्ट किस तरीके से चल रहा है, इसके फाइनेंशियल्स क्या हैं, क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या क्या क्या लगता है, वो वाली चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। ठीक है। एक और चीज़ हमको ध्यान रखनी पड़ेगी, कोविड के बाद काफ़ी सारा जो ऑनलाइन क्लासरूम वाला सिस्टम चल रहा था, काफ़ी सारा रिटर्न होके वापस ऑफलाइन में ही आ रहा है। तो हमारे को ये भी देखना है कि इसमें ऑफलाइन का कितना पार्ट है, कंपनी का कितना परसेंट मार्केट शेयर, कितना परसेंट रेवेन्यू ऑफलाइन से ही आता है। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके भी वापस ऑफलाइन पिक ही करेगा। ऑफलाइन वापस कभी भी ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन जीरो हो जाएगा इंडिया जैसे देश के अंदर। ठीक है। अब आपको दिखेगा कि आईपीओ का बैंड क्या है, प्राइस 103 से 109 है। प्राइस देख के लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है, परफेक्ट है। 15,000 रुपए का रिटेल का एक लॉट होता है। एक लॉट साइज के हिसाब से आपके 137 शेयर्स आते हैं। एक लॉट के अंदर 14,900 रुपए लगते हैं, ये भी ठीक है। ठीक है। रिटेल में आप लोगों के पास सिर्फ 15% यहाँ पे ये आपका 10% रिजर्व होता है। ये चीज आप सिंपल देख सकते हो, रिटेल का पोर्शन ही इतना छोटा होता है कि आपका 10% के अंदर से, मतलब समझ लो 300 करोड़ के आसपास समथिंग पड़ेगा। वो चीज आपकी वैसी ही सब्सक्राइब हो जानी है, चाहे आप करो चाहे आप ना करो। ठीक है। बाकी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मेजरली आएंगे और यहाँ पे ये वाली चीज हो जाएगी। ठीक है। सब्सक्राइब पूरा का पूरा हो जाएगा, बट आपको देखना क्या है कि हमको फंडामेंटल्स के अंदर इसकी एक तो बैलेंस शीट देखनी है पूरी की पूरी, कंसोलिडेटेड जो नंबर्स आपके पास, और उसके बाद आप ये देख सकते हो। आपको पता है कि रेड टेक कंपनी है, क्या क्या देख रही है, जेई नीट यूपीएससी वो सब चीज़ें देख रही हैं। उसके अलावा आपके पास क्या, इनका यूट्यूब चैनल बहुत बड़ा है, वहाँ से मेजोरिटी लोग आए थे स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक तरीके से, उसके साथ वेबसाइट ऐप्स के अंदर आ गए हैं। ऐप के अंदर भी कुछ जाता है, बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपका जो पर यूजर रेवेन्यू है, जिसे आप बेसिकली कहते हो कि आपका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, ARPU, उसका अगर आप नंबर देखोगे 3,900 रुपए है। तो इसका ये मतलब है कि 3,900 रुपए जो रेवेन्यू पर यूजर है, ठीक है, अच्छा है। क्योंकि अगर आपकी एक्विजिशन कॉस्ट और एक्सपेंस सब मिला के अगर उससे नीचे है, तो आप बेसिकली यहाँ पे प्रॉफिटेबल होते हो, जो आप इस केस में नहीं हो। ठीक है। इसके अलावा आप ये देख सकते हो कि अगर आपके पास 40 लाख यूनिक लोग हैं जो आपको पैसे दे रहे हैं, वो बेसिकली इतना ये होता है, इसका मतलब कि यहाँ पे तो आपको प्रॉफिट निकालना ही होता है, क्योंकि आपके पास वॉल्यूम और स्केल इतना बड़ा है, प्लस लोग अगली क्लास में आएंगे, लंबा कोर्स एनरोल करेंगे, इस साल नहीं हुआ तो अगले साल फिर से करेंगे, उसमें आप बेसिकली डिस्काउंट ऑफर देते हैं कोचिंग वाले। तो वहां पे भी अगर आप देखोगे, इनका रेवेन्यू उससे भी, जो रिपीट रेवेन्यू और ये सब भी है, उससे भी बढ़ना चाहिए। ठीक है। ऑफलाइन में भी ठीक है, आपके पास बच्चे हैं, एवरेज रेवेन्यू आपका लिखा हुआ है 3,900 पर, ये सब चीज़ें हमारे पास ठीक है। 6,000 लोग मेंबर्स है, 300 ऑफलाइन सेंटर्स भी खोल दिए हैं। ये बेसिकली आपका स्केल पे ही तभी होता है जब आपके पास
इन्वेस्टर्स आते हैं आपकी कंपनी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आपने बुक्स पब्लिश की, ये सब ठीक है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली आपको ये देखना है कि इसके अंदर जो रेवेन्यू है हमारा, ये जो बैलेंस शीट चल रही है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ये देखोगे कि आपके पास 31 मार्च 2023 का ये ईयर एंडेड है, 24 का ईयर एंडेड है, 25 का ईयर एंडेड है, ठीक है। हम पहले एक बार टोटल इनकम देखोगे तो टोटल इनकम देख के क्या समझ आता है, 700 करोड़ है, फिर 2000 करोड़ होगी, फिर 3000 करोड़ होगी, फिर से 50% जंप है। यहाँ पे तो अच्छा खासा जंप था इंटू 3 का, बट यहाँ पे फिर 50% जंप हुआ। अभी के क्वार्टर को अगर आप इंटू 4 करोगे, अज्यूमिंग कि आपकी रन रेट बिल्कुल सेम है इस पूरे साल के लिए, 25-26 के लिए भी, तब भी आप जाके 3000 करोड़ को क्रॉस करके थोड़ा 4000 करोड़ के पास पहुंचते हो। नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट इज कि अगर आप लॉस को भी अगर इस तरीके से करोगे कि आपने इसके अंदर एक्सपेंस इतना किया है, और अगर आप लॉस को भी इंटू 4 करोगे इस हिसाब से, आपको ये दिखेगा लॉस पिछले साल से बढ़ जाएगा। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट है इसकी, ये चीज समझ नहीं आती कि अगर एक कंपनी लॉस मेकिंग होती है, वो एक क्वार्टर या एक साल में छोटा सा प्रॉफिट दिखा के आप बेसिकली आईपीओ ले आते हो और बेसिकली यहाँ पे स्टेक ऑफलोड कर देते हो, काफी कुछ करते हो। ये चीज थोड़ा सा रेगुलेटर को भी देखना चाहिए, क्योंकि यार ये जो फाइनेंशियल ऑडिट्स और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मिस लीड कर रहे हैं लोगों को, वो थोड़ा सा कम होना चाहिए। बिकॉज लॉजिकली ऐसा होता नहीं है, कोई भी नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी अपना लॉजिकली आईपीओ नहीं कर सकती है, उसको प्रॉफिट हमेशा करना ही होता है। बुक्स दिखा के, इन्वेस्टमेंट सेल करके, आप कुछ कर करा के, एक्सेप्शनल गेन दिखा के जब प्रॉफिट कर देते हैं, उसके बाद आईपीओ ले आते हैं, फिर वापस कंपनी लॉस मेकिंग ही चलती है थोड़ा टाइम के लिए। उसमें बेसिकली मैनेजमेंट कमेंट्री आ जाती है थोड़ा टाइम के लिए कि हम एक्सपैंड कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अगले 1-2 साल हम एक्सपेंशन करेंगे, इसलिए हम लॉस में ही चलेंगे, ठीक है। तो ये वाली भी चीज़ होती है। इसके अलावा आप ये देखोगे कि लॉस जो आपका यहाँ पे बढ़ रहा है, बीच में बेसिकली बहुत बड़ा था, इसको एक्सपैंड करने के लिए फिर ऑब्वियसली आपने कंट्रोल किया थोड़ा बहुत, बट यहाँ पे अब आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बिकॉज यहाँ पे आपका मार्जिन थोड़ा सा यहाँ पे खराब हो रहा है फिर से, ठीक है। इसके अलावा रिजर्व सरप्लस, ठीक है, कि आपकी जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ आपकी नेगेटिव से जाके वापस पॉजिटिव आ गई, नेटवर्थ भी थोड़ी सी कम हुई। ऑब्वियसली यहाँ पे जो नेटवर्थ है, ये बेसिकली आपकी रन रेट होती है। इसमें जो नेटवर्थ है कंपनी का, जो एसेट्स हैं कंपनी के, इसमें बेसिकली आप 3000 करोड़ का फ्रेश इशू भी गिन लोगे, आपको समझ जाएगा कि इसकी नेटवर्थ, यहाँ पे जो एसेट्स है वो भी थोड़े खासे बढ़ जाएंगे। और उससे बेसिकली होगा क्या कि ये आपने जो बोरोइंग पूरी की पूरी कम कर दिया, आपने यहाँ पे डेट बढ़ाया था, फिर आपने डेट बिल्कुल कम कर दिया 1 करोड़ के आसपास। ये चीज अच्छी है कि कंपनी डेट में नहीं है, जिस तरीके से बाकी सारी कंपनीज यहाँ पे प्ले आउट कर रही थी। तो ये इसका एक पॉजिटिव एज कम्पेयर टू बाइजूस। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट क्या है कि जब ये लिस्ट भी होगा, उसके बाद भी जो उसका पी रेशो और ईपीएस है वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि कंपनी पैसा नहीं बनाती है। अर्निंग पर शेयर तभी होता है अगर कंपनी पैसा बनाती है। अगर कंपनी पैसा ही नहीं बना रही तो आपका अर्निंग पर शेयर ही नेगेटिव है, आप बेसिकली यहाँ पे पैसा बना ही नहीं पाओगे। आपको जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है, वो आपको ये बताता है कि एक कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करोगे, अगर उसका पी रेशियो 50 है, उसका मतलब आपको 50 साल लगेंगे अपने पूरे के पूरे पैसे को वापस जीरो करने के लिए, ठीक है। कई कंपनियां हैं जैसे जोमेटो वोमेटो, 1000 से ऊपर का पी कमांड कर रही है, लेंस कार्ड भी आपका 300-400 के आसपास पी कमांड कर रही है। आप ऐसी कंपनियों में आज पैसे डालोगे तो पता नहीं आपका कब जाके रिकवर होगा। वो बेसिकली आप उस टाइप की ग्रोथ में यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। अब यहाँ पे एक और चीज देखो, अगर मार्केट कल को फेवर इन करके ये भी बोलती है कि चलो ठीक है, मार्केट में जो पी रेशियो है वापस रिटर्न कर रहा है टुवर्ड्स मीन, उसका ये मतलब है आपको तो लॉस हो गया। बिकॉज अगर एक शेयर 500 रुपए का है, 500 की पी पे, वो 250 का जाता है, 250 के पी पे वो थोड़ा सा मीन की तरफ रिवर्ट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसका पी रेशो कम हो रहा है, थोड़ा सा मार्केट की तरफ रिवर्ट कर रहा है। आपने अगर एक हायर प्राइस पे खरीदा हुआ है, आपका तो वहां पे गारंटीड लॉस ही होता है। यहाँ पे आप देखोगे सारी की सारी चीजें नेगेटिव होंगी, ये माइनस होएगा, ये माइनस होगा, प्राइस टू बुक वैल्यू ठीक है क्योंकि इससे कुछ मिलने नहीं वाला। क्योंकि अगर आप इसकी बुक वैल्यू पे देखोगे, बुक वैल्यू भी करंट मार्केट प्राइस से बेसिकली इतना डिफरेंस है कि अगर ये कंपनी कल को बैंकक्रप्ट भी जाती है, आपको पैसा ना के बराबर ही मिलना है, आपको कुछ नहीं मिलना है एसेट्स और उन सबके हिसाब से निकाल के, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन ठीक है 3000 करोड़ है। बेसिकली आप ये समझ रहे हो कि आप अपना जो रेवेन्यू मल्टीपल है उसका 10 to 12 टाइम्स के आसपास यहाँ पे कमांड कर रहे हो। अगर आप बोलोगे 8 to 10 टाइम्स के आसपास है, यूजुअली रेवेन्यू का मल्टीपल कंपनीज यही इसी के आसपास कमांड करती है। तो उन्होंने सिंपल जो अपनी वैल्यूएशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो देख रहे हैं, वो बेसिकली रेवेन्यू का मल्टीपल ही है 8 to 10 टाइम्स, जो आपका एडटेक कंपनीज के अंदर सारे के सारे 8 to 10 टाइम्स करते हैं। अगर थोड़ा सेफ साइड जाना होता है तो यूजुअली 5, 4, 6 के आसपास का रेवेन्यू का मल्टीपल होता है। 8, 10, 12 इसका जब डबल होता है, वहां पे थोड़ी सी वैल्यूएशन की गेम भी आपकी आ जाती है। बेसिकली ये सब देख के आपको ये समझ आता है कि इन्होंने कंपनी में करना क्या है, जितना इन्होंने पैसा किया है। आपका कैपेक्स आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है कि आपने सेंटर्स एक्सपैंड करने हैं। भैया जो सेंटर्स पहले से चल रहे हैं उसको तो पहले प्रॉफिट में लाओ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
लीज पेमेंट क्या है कि आपकी जो ऑपरेटेड जो आपके पहले से ऑपरेट हो रहे सेंटर्स उसकी आपने रेंटल पे आउट और लीज पेमेंट्स करनी है। ये चीज आपका बेसिकली 500 करोड़ रुपए ऐसे ही उड़ जाएगा। ये भी थोड़ा ध्यान दो कि ये जो अमाउंट है ना ये बहुत बड़ा है, ये भी बहुत बड़ा है। आपका 1000 करोड़ तो सीधा नए सेंटर्स खोलने और बेसिकली लीज और रेंटल्स के अंदर ही चले जाएगा। आपको पहले ये फोकस करना चाहिए कि ये एक्सपेंशन कम करने के साथ आपका जो चल रहा है उसको थोड़ा सा प्रॉफिटेबल मिलाओ, वहां पे फिर बेटर होता है। ठीक है, कैपेक्स में आपका जाइलम वाली चीज़ है, जाइलम को आप कर रहे हो, लीज पेमेंट जाइलम कर रहे हो, ठीक है, ज़्यादा सब्सिडीज कर रहे हो, यहाँ पे लीज उसकी चल रही है, ऑफलाइन सेंटर्स आपने उत्कर्ष क्लासेस के नाम से अलग खोला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे आप देखो सर्वर क्लाउड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका टेक कॉस्ट होती है 200 करोड़ उसमें जा रहा है, मार्केटिंग में 700 करोड़ जा रहा है। ठीक है, और उसके साथ क्या है, एडिशनल शेयर होल्डिंग जा रही है 25-26 करोड़। और बेसिकली आपने इनऑर्गेनिक ग्रोथ को कैसे फंड करोगे, वो तो आपका वैसे ही, ये आपका ऑर्गेनिक ग्रोथ तो वैसे ही चल रही है बेसिकली आपकी यूट्यूब से, बट आपको ये भी दिखेगा कि जो आपकी इनऑर्गेनिक ग्रोथ होती है वो आपका बेसिकली मेजॉरिटी एडवर्टीजमेंट से ही आती है। तो हुआ क्या, ये बेसिकली आपका एड्स का जो खर्चा है वो 700 करोड़ नहीं, उससे ज्यादा ही जाने वाला है, नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, तो क्रक्स ये आता है, इसको अवॉइड करना है। एक तो वैसे ही एडटेक सेक्टर है, थोड़ा सा अन प्रिडिक्टेबल होता है कि कल को कितने बच्चे किस में जाते हैं। लोग यहाँ पे ये भी करते हैं कि जरा सी कंट्रोवर्सी होती है, जरा सा उनको लगता है कि ये चीज अच्छी नहीं है, बहुत सारे बच्चे स्विच कर जाते हैं। एक टाइम था जब कोटा में बहुत सारे लोग जाते थे आईआईटी वाईआईटी की प्रेप करने के लिए, अब वहां पे उतने लोग नहीं जाते। ठीक है, और कल को आपको पता भी नहीं होता कि कल को ऐसी चीज आती है, बीच में कोटा फैक्ट्री भी आई थी, आपको वीडियो देखेंगे तो काफी लोग वहां से कोटा के अंदर भी आपका 10-10, 15-15, 20-20% लोग डिक्लाइन हो रहे हैं ईयर ऑन ईयर फॉर दी पास्ट 2 ईयर्स। ठीक है, अगर आप ये भी देखोगे कि इसका जीएमपी क्या चल रहा है, जीएमपी भी सिंपल मेरे को देख के लगेगा कि कुछ नहीं है, एक्सपेक्टेड लिस्टिंग 4-5% है। जीएमपी के लिए ये गेम अभी नहीं लग रही है, क्योंकि अगर जीएमपी के लिए आपको देखना भी है कि लिस्टिंग गेम्स में मैं घुस के निकल जाऊंगा, मेरे को कम से कम 25-30-40% यहाँ पे चाहिए, वो चीज़ मुझे अभी यहाँ पे नहीं दिख रही है। ये इसकी कोई बड़ी बात नहीं है कि बिल्कुल म्यूटेड सी लिस्टिंग हो जाए, कि बिल्कुल फ्लैट लिस्टिंग हो जाए, या बिल्कुल कॉस्ट से बिल्कुल जस्ट ऊपर हो या जस्ट नीचे हो। वैसी रिस्क मैंने लेनी नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली आपकी गैम्बलिंग हो जाएगी। अगर यहाँ पे बाई चांस जाके मेरा जो लिस्टिंग गेन बिल्कुल एंड डे पे मेरे को दिख रहा है कि मेरा कम से कम जाके 30-35-40% तक पहुंच रहा है, लोग इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लोगों को चाहिए ही चाहिए पीडब्ल्यू का शेयर, तब जाके मैं सोच सकता हूँ कि लिस्टिंग गेन्स के अप्लाई करूँ। और उसके बाद जैसी आईपीओ लिस्ट हो, अलॉट हो, आपको अगर बाई चांस मिल जाए, वहां पे जैसी आपको मिले, जो भी प्राइस मिल रहा है उस पर निकल जाओ, बिकॉज यहाँ पे करेक्शन आनी है। बेसिकली इतना ज़्यादा वो नहीं है कि लोग इसको पकड़ के यहाँ पे बैठेंगे ही बैठेंगे। ठीक है, तो आपको ये वाली चीज़ भी थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि इस तरीके से आपको देखना है कि अगर जीएमपी के लिए खेल रहे हैं तो जीएमपी के लिए आपको इस तरीके से खेलना पड़ेगा कि बिल्कुल एंड डे पे देखो 25-30-40% के है तो ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं इसको नहीं लूंगा, बिल्कुल क्लियर कट आंसर है, इसको इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने नहीं लेना है, बाद में जाके करेक्शन भी आएगी। प्लस ऑब्वियसली इसके अंदर थोड़ा सा यू नो ऐसा एक इंडस्ट्री है जिसमें बेसिकली चेंजेस बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं। लोगों का माइंडसेट किस तरीके से बदलता है, लोग कल को कोई एक और कंपेटिटर आ जाएगा जो कोर्सेज इनसे भी सस्ते बेच देगा। कई बार ऐसे भी होता है कि इनकी वीडियोस भी पायरेट होकर लोग खरीद लेते हैं 400-500 रुपये टेलीग्राम पे। बहुत ऐसी मार्केट है कि इसको आपको कंट्रोल करना पड़ता है, मुश्किल होता है, इतना सिंपल नहीं होता है इसमें ग्रो करना। एडटेक एक, अगर मानोगे तो वन ऑफ द टफेस्ट इंडस्ट्रीज है इस कंट्री में उस लेवल तक ग्रो करने का। इन्वेस्टमेंट वाइज इसीलिए आज की डेट में मैं इसको नहीं लूंगा, लिस्टिंग के बाद भी मैं नहीं लूंगा। मैक्स टू मैक्स इसमें मैं देखूंगा तो सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखूंगा कि अगर मेरे को अच्छी खासा एक प्राइस एक्शन मिलता है तब मैं इन्वेस्ट करूंगा, निकलूंगा, वही सब सिंपल करूंगा। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए मैं इस कंपनी में नहीं जाने वाला हूँ। एज जो आपने इस चीज़ें देखी हैं, जो जो आपको एनालिसिस मैंने दिखाया, प्लस आपको ये बताया कि एडटेक में कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। सो एनालिसिस सिंपल यही है, जीएमपी के लिए खेल रहे हो लास्ट डे पे देखना, वैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आईपीओ अप्लाई मत करो, और उसके बाद भी लेने का वैसे कोई पॉइंट नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग मैक्स टू मैक्स पे फोकस करना कि उसको आप वॉच लिस्ट में ऐड कर लो, अच्छा टेक्निकल का पार्टनर बनेगा तब इसको जाके आप ट्रेड करना, उसके अलावा बिल्कुल जरूरत नहीं है इसमें कुछ करने की। ठीक है, उसके अलावा आई लेंट दी वीडियो वेल, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। जो लोग पीडब्ल्यू में अप्लाई कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी। विद दैट नोट आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर।